हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंडियन मॉनसून ओरिजिन। और इसमें अभी तक हमने कुछ एक जो विचारधारा है अलग अलग मेट्रोलॉजिस्ट की वो पढ़ी है, जिसमें फ्लोहन की एक विचारधारा है, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। दूसरा हमने स्टडी किया है जस्ट स्ट्रीम की जो विचारधारा है मानसून के उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद जो सबसे मेन आता है कि भारतीय जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मौसम विज्ञानी हैं, उन्होंने भी अपनी विचारधारा दी है। और काफ़ी हद तक जो ये विचारधारा है भारतीय मॉनसून की जो गुत्थी है, अनसुलझी गुत्थी है, उसको सुलझाने में काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। फिर भी आज भी हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका आज तक जो सही निचोड़ है वो नहीं निकल पाया है। हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से भारतीय जो मौसम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारतीय मानसून की उत्पत्ति में अपने विचार दिए हैं, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडियन मानसून की, वो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसको समझना बहुत बड़ा दिक्कत आती है। और स्पेशली जब हम भारतीय वैज्ञानिकों की बात करते हैं, तो उन्होंने जो भी इसका डायनेमिक है या थर्मल और ओशन एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन है, जैसे कि गतिशील और तापीय और महासागरीय वायुमंडल अंतःक्रिया है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। और जो भी भारतीय मानसून के बारे में आधुनिक विचारधारा है, वह मुख्य रूप से बहुत सारे कारकों पर आधारित है। बहुत सारे कारकों पर कैसे कि जैसे एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है कि आप लोगों को एल नीनो का प्रभाव बताया जाता है कि जी एल नीनो आ गया, या फिर ला नीना के कंसेप्ट बताया जाता है, या फिर ई एन एस ओ का कंसेप्ट बताया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसमें कोशिश ये की गई है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मानसून कैसे आता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, तो इसके बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को इसमें अगर हम बात करते हैं भारतीय कंसेप्ट के बारे में जो भारतीयों ने दिए हैं, तो उसके पीछे कुछ एक रीजंस थे। रीज़न क्या थे कि उन्होंने अपने विचार देने पड़े। पहली बात तो क्या है कि मानसून भारत में बहुत अचानक से आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि मानसून के अंदर जो ब्रेक आता है, ब्रेक का मतलब क्या है कि पहले वर्षा हो गई, वर्षा होने के बाद हो सकता है 10-15 दिन वर्षा ही ना हो, उसके बाद फिर वर्षा हो जाए। तो ये इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं मिलता। तीसरी चीज़ क्या है कि भारत के अंदर जो मॉनसून की वर्षा है वो भी बहुत ज़्यादा असमान है। भारत के अंदर ये मानो कि सबसे जो अधिकतम संसार की वर्षा होती है वो मौसिन ड्रम के अंदर होती है, 1221 सेंटीमीटर वार्षिक। और कुछ एक पार्ट ऐसा है राजस्थान का जहाँ पर वार्षिक वर्षा केवल आप ये मानो 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है, साल के अंदर 10 सेंटीमीटर भी होती है। तो इस चीज़ का आंसर जितने भी अब तक के जो कंसेप्ट थे वो देने में असमर्थ थे। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो इसमें हमारे जो मेन भारतीय मौसम वैज्ञानिक थे, डॉक्टर पी कोटेश्वरम, जो सबसे ज़्यादा इसका नाम लिया जाता है। उसके बाद है डॉक्टर आर अनंत कृष्णन। उसके बाद है डॉक्टर बी एन गोस्वामी, डॉक्टर सुलोचना गदगिल और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम आईएमडी के नाम से जानते हैं। ये कुछ एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारतीय मॉनसून को सुलझाने के लिए अपने विचार दिए। और इनके विचार ऐसे नहीं थे कि जी बस वैसे दे दिए। इनके जो भी विचार थे वो तार्किक विचार थे। पहले हम बात करते हैं कोटेश्वरम की। कोटेश्वरम ने जो एक आप ये मानो अपने कंसेप्ट दिए, उसके पीछे काफ़ी कुछ लॉजिक बताया। लॉजिक कैसे बताया, आप लोगों के सामने जो ये मानचित्र है, मानचित्र में ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मुख्य रूप से जून के महीने में। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है ट्रॉपिकली ईस्टर्लीज। ठीक है। उसके बाद ये जो ये दिख रही है, मतलब ये वाली,
इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। एक तो ये सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कोटेश्वरम के लिए, क्योंकि कोटेश्वरम ने ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया था। और जो आप लोगों को ये दिख रही है ये वाली, ये है आपकी सरफेस विंड। ठीक है, सरफेस विंड का मतलब क्या है, ये है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं, भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं, तो ये अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसलिए इनकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो हो जाती है आपकी साउथ वेस्ट। और इन्हीं पवनों को हम, अगर हम पुराने कंसेप्ट की बात करते हैं, उसमें हम इनको मानसून पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो कि आपके जून के महीने में हमें देखने को मिलती है भारत के ऊपर। ठीक है, भारतीय जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं, ये आप लोग देखोगे, ये है भारत के अंदर जो मॉनसून पवने एंटर करती हैं। जैसे कि एक तो अरेबिया सागर की से जो एक वो आती है, शाखा आती है, तो वो स्पेशली जितना भी हमारा ये पार्ट है यहाँ पर वर्षा करती है। और एक आती है बंगाल की खाड़ी से, जो अराकान जो माउंटेन है उसके साथ आती है। उसके बाद ये जो हिमालय का पार्ट है, इसके साथ साथ ये अंदर की तरफ जाती है। तो क्या करती है, इस क्षेत्र में क्या करती है, वर्षा करती है। ठीक है, मतलब ये जो एक मानचित्र है वो भारत के अंदर जो वर्षा होती है उस चीज़ को बताने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू पी कोटेश्वरम। और ये जो डायग्राम है, ये जो मानचित्र है, ये वास्तविकता बताता है कि किस प्रकार से कोटेश्वरम ने अपना जो कंसेप्ट है मानसून के बारे में, या जो अपनी विचारधारा है उसको बताने की कोशिश की गई है। उसका एक जो मेन मानना है, ये देखो ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं तिब्बत प्लेटू। और ये क्या करता है, ये इन पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं मानसून गर्त। जो आप लोगों को ये लाइन दिख रही है, ये मियाऊ फ्रंट बनता है, इस तरफ से भी पवनें आती हैं और इस तरफ से भी पवनें आती हैं। तो यहाँ पे एक मियाऊ फ्रंट बनता है। ये सोमालिया जेट है, यहाँ पर मानसून डिप्रेशन बनते हैं। ये देखो ये वाले मानसून गर्त जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पवनें अट्रैक्ट होती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन हाई है, ये मैसेरियन हाई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ पवने, मतलब यहाँ पर अधिक तापमान हो गया तो कम वायुदाब हो गया। मगर इसके बनिस्पत में इस क्षेत्र के अंदर पानी की वजह से तापमान होता है कम, जिसकी वजह से प्रेशर होता है ज़्यादा। तो उस अवस्था में जो पवने हैं यहाँ से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती हैं। ये टाइफून का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोग जब इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखोगे थोड़ी देर रुक के, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जो आप लोगों को ये पिंक पिंक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं लो प्रेशर के। और ये क्या करते हैं, ये पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे आते हैं, इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बेसिकली जो पी कोटेश्वरम महोदय थे, उन्होंने जो अपर ट्रोपोस्फियरिक सर्कुलेशन है या ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया कि जी जो हमारी मानसून है उसी के द्वारा संचालित होती है। दूसरा क्या है, जो पी कोटेश्वरम है उसकी जो सबसे बड़ी खोज हम मान सकते हैं वो थी आपकी ट्रोपिकली ईस्टर्ली जेट, जिसको हम TEZ के नाम से जानते हैं। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है इस थ्योरी के अंदर, वो ये है कि जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार का जो लगातार गर्म होता है, वह मानसून को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर कम वायुदाब की वजह से एक वैक्यूम बन जाता है जो ऊपर की तरफ उठता है और उसका स्थान लेने के लिए पवनें क्या बहना प्रारंभ कर देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसून पवनों के नाम से जानते हैं। तो ये एक पी कोटेश्वरम के विचार थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका है डॉक्टर R अनंत कृष्णन, मानसून एज ए सिस्टम। वो क्या बोलता है कि मानसून एक व्यापक रूप से जो वायुमंडलीय प्रणाली है उसके ऊपर आधारित है। मानसून है मुख्य रूप से एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर जो वायुमंडल का व्यापक सर्कुलेशन होता है या जो संचरण होता है उसके ऊपर आधारित होता है।
उसको मुख्य रूप से जो कंट्रोल करते हैं, एक तो दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है, दो स्थानों के अंदर जो दाब के अंदर अंतर पाया जाता है। मान लो कि एक जगह पर 990 है, दूसरी जगह पर 1000 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का, उसको हम दाब प्रवणता बोलते हैं। तो दाब प्रवणता है वह इस चीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या होता है, जो सीजनल विंड्स रिवर्सल है, जो आपका मौसम के अनुसार पवनों अपनी दिशा के अंदर परिवर्तन करती हैं, वो भी मानसून को प्रभावित करता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो ITCZ की शिफ्ट होती है या उसके अंदर विस्थापन होता है, वो भी आपके जो मानसून है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद है डॉक्टर BN गोस्वामी। उसने सिंपल सी बात है, समुद्र और एटमॉस्फेयर का जो इंट्रैक्शन है उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है, जिसको IOD के माध्यम से बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, और हमने ENSO के अंदर भी यहाँ पर डार्विन और यहाँ पे कोई ताहिती जगह थी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट, जो पेरू की करंट है वो उसका एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठंडी जो जलधारा होती है, ठीक है। उसके बाद जो इस तरफ है, यहाँ पर वार्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। तो क्या होता है, ये जो पानी है वो लगातार ठंडा पानी इस तरफ पवनों की वजह से आगे की तरफ चलता है। ये आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये मिड लेटीट्यूड्स जेट स्ट्रीम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूलिंग फेज, कि लगातार ये पानी इस तरफ आता है। अब आप थोड़ा सा और नीचे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। जो नीचे की लेयर है वो आपकी न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा समृद्ध है, इससे ऊपर हाई प्लैंकटन कंसंट्रेशन पाया जाता है, और जो इसके ऊपर है ये वार्म वाटर सरफेस पाया जाता है। इस तरफ पवने जो आपकी नॉर्थ वार्ड ब्लोइंग विंड चलती है, और यहाँ से नीचे से पानी लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है। ये है नॉर्मल कंडीशन भारत के ऊपर। ये डॉक्टर BN गोस्वामी के अनुसार ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आराम से देखना 1 मिनट तक, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी सदर्न ऑस्किलेशन, दक्षिण दोलन के रूप में भी आप लोगों को समझने में सहायता करेगी। एक आपका आपने सुना होगा IOL, इंडियन IOD, इंडियन डायापोल, इंडियन ओशन डायापोल, वो भी इसके द्वारा समझा जा सकता है अच्छे से। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, डायापोल की बात करते हैं, पॉजिटिव फेज क्या होता है। पॉजिटिव फेज ये होता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ठंडा, कूलर, नॉर्मल से ठंडा, यहाँ नॉर्मल से गर्म। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठंडा पानी इस तरफ चलता है, तो उस कंडीशन में जो ये पवने हैं ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से यहाँ पर जो वर्षा है वो बह जाती है, उसके बाद ये वापस इस तरफ आती है, तो एक पूरा का पूरा सर्कल बनता है और यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो ये ब्लू ब्लू है ये ठंडा है, और जो ये रेड रेड है ये आपका गर्म दिखाया जाता है, जो कि उस क्षेत्र में जो जुलाई और अगस्त के अंदर कंडीशंस होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसके बारे में ये जो डायग्राम है वो आप लोगों को बता रहा है। उसके बाद इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं, मेन हाइलाइट्स में एक इंडियन एल नीनो और सदर्न ऑस्किलेशन को बताया गया है। दूसरा इंडियन ओशन डायापोल को बताया गया है। तीसरा मॉनसून के बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव किसकी वजह से आते हैं, तापमान की वजह से, वर्षा की तापमान की वजह से जो वर्षा में उतार चढ़ाव आते हैं उसका इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद आती है डॉक्टर सुलोचना गदगिल, मानसून डायनेमिक्स के बारे में बताता है। वो उसने जो भी एक्टिव ब्रेक्स थे, ब्रेक फेजेस थे, उसके ऊपर स्टडी की है कि ऐसे क्या कारण है कि जो भारतीय मानसून है उसके अंदर बीच बीच में बहुत लंबे विराम आते हैं। तो उस कंडीशन में मानसून का जो एक लचीलापन था या प्लस्टिंग सिस्टम था, उसके बारे में उसने स्टडी की है। और उसने एक चीज़ कही है कि रीजनल जो रेनफॉल पैटर्न है उसकी उपयोगिता के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा बल दिया है।
इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल रेनफॉल पैटर्न, जो आपका क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में उसने काफ़ी डिस्कस किया है। अब ये चीज़ देखो, ये एक मानचित्र है, मानचित्र में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ से और यहाँ से पवनें आ रही हैं, ठीक है, और ये पवनें क्या करती हैं, इस क्षेत्र में बारिश करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रखा है कि ये वाला क्षेत्र है जो बारिश की वजह से, या फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका मुख्य रूप से आप ये कह सकते हो कि मानसून गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। और आगे चलोगे तो उस कंडीशन में जो 2025 के ये जो आंकड़े हैं, साउथ वेस्ट मानसून कवर्ड द एंटायर कंट्री ऑन 29 जून तक उसने जो भारतीय मानसून है उसने पूरे भारत को कवर कर लिया था। ये अलग अलग डेट्स के अनुसार इसको क्या बता रखे हैं कि कब और किस समय पे जो मानसून है पूरे भारत के किस किस भाग में पहुंचा है। और ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी तारीख है कि भारत के अलग अलग भाग में मानसून पहुंच जाता है। तो आप लोग जब इन दोनों मानचित्र को आपस में कंपेयर करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि ये रीज़न क्या होते हैं कि लगातार हम बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी भी देखते हैं और मानसून को अच्छी तरह से डिफाइन भी नहीं कर पाते। तो उसके पीछे जो सबसे मेन रीज़न है कि ITCZ का लगातार अपना स्थान को बदलना, क्योंकि हम एक चीज़ बोलते हैं कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है, या फिर क्या होता है 6 महीने के लिए सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, 6 महीने के सूर्य उत्तर की तरफ आता है। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी स्थिति बदलता रहता है, जैसे कि 21 जून की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भारत का कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो उस कंडीशन में ITCZ उत्तर की तरफ होती है। और इसके विपरीत जो 22 दिसंबर होता है उस समय पर सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वह मकर रेखा पर होती हैं, इसलिए वहाँ उसकी तरफ जो आपका ITCZ है वो खिसक जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मेन चीज़ क्या होता है कि जो भारतीय गंगा का मैदान है उसके ऊपर मानसून गर्त का निर्माण होता है, जिससे कि वर्षा होती है। थर्ड चीज़ क्या है कि जो ये क्या करता है ITCZ और जो आपका मानसून थ्रो होता है, यह आपके वर्षा के वितरण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जब इंटीग्रेटेड मॉडर्न व्यू को या सभी भारतीय जो मानसून के अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको अगर हम जोड़ें तो उस कंडीशन में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके ऊपर भारतीय मानसून निर्भर करता है। पहला, तिब्बत के पठार का ऊपर जो उसका तापमान इंक्रीज होता है, हीटिंग होती है। दूसरा, जेट धाराएं। तीसरा, महासागर वायुमंडल के साथ जो संबंध होता है उसके ऊपर। और चौथा, ITCZ की जो गति होती है उसके ऊपर इंडियन मानसून क्या करता है, रिलायबल होता है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये कंक्लूजन निकल के आता है, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना व्यू रखे और वो व्यू है वह इंडियन मानसून की उत्पत्ति को भली भांति क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, जो आधुनिक विचारधारा है वह आपकी डायनेमिक भी है, इंटीग्रेट भी है और रियलिस्टिक भी है, कि हमें ये लगता है कि जी हाँ ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल होती होंगी, ठीक है। और इसी के साथ जो आज का ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डले तो आप लोगों तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और साथ में अपना भी भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।